मैं अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाऊंगा। ये स्लो से जरा खींच लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाऊंगा। यहाँ पे वाच फास्ट चल रहा है। मैं अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाऊंगा। अरे भाई मैं कॉल उठा लूं और थोड़ा अपना चीजों को ना थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। We're starting this 34 minute late. Let's mention it in the beginning. तू कभी टाइम पे नहीं आया, पूरा साल भर लेट रहा है। नहीं गलत बोला है। काट दे। उन लोगों ने उतारा मुझे, हाँ? पूरी गाड़ी चेक की, हाँ? मेरा बैग चेक किया, मेरी डायरी का पेज तक चेक किया। थोड़ा और एक्सट्रोवर्ट होना है मुझे। हाँ? ओके चलो It's already rolling. इंटेंट हो तो Order. Hello and welcome to a very special episode of Reporters Without Border. क्रिसमस वाला कौन सा सॉन्ग आ रहा है? यीशु जी बल्ले वाले भाई इतना चल रहा है अभी। Guys. मतलब मेरा हमेशा फाइनेंस पूछ लीजिए, पर्सनल फाइनेंस। उसके बाद मैं बोल बारकोड दिखाने वाला था भाई। फाइनेंस की कितनी हालत करता है। Order. Hello and welcome to a very special episode of Reporters Without Orders. We're going to be speaking today to not just 2 reporters, but we have 6 reporters and 2 co-hosts. My name is Tanishka Sodhi, and Basant Kumar, who I'm sure you're more than familiar with, is going to be the co-host. And as you can see, we have a full house. We have Anmol Pritam, Drishti, Avdesh, Sumedha, Pratyush and Shiv. Throughout the year, you have read all of their amazing stories, and today we're going to be speaking about the most impactful stories, the stories behind the stories, the behind the scenes, and what the next year is going to look like on News Laundry. You'll get to hear from them. Basant? हम इसमें स्टोरी पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, तो क्यों ना हम शुरू करें शिव नारायण से, जो हम सबके लीजेंड हैं। तो भाई आपने पोल्यूशन पे इतना सारा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। आज भी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री का जो नया कैंपेन है, आज का AQI उसका पार्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए थे, तो पोल्यूशन या दूसरी क्या चैलेंजेस रहे और कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ बताइए। चैलेंजेस आई थिंक फॉर मी, जितना भी स्टोरीज किया है मैंने इस साल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टोरीज वाज ANI का जो प्रोफाइल किया था, उसमें मुझे पता नहीं था कि ANI के बारे में करना क्या है। हमें था कि ये प्रो गवर्नमेंट है, इस पर कुछ करना चाहिए। आई थिंक मैं उस ANI स्टोरी पे 2 हफ्ते काम करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कोई ANI के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ऐसा करार हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं जिसमें ANI प्रॉमिस करता है कि आपको 24/7 कवरेज देंगे, या मिनिस्टर्स के साथ उनका एक अनुबंध टाइप का हो रहा है कि मिनिस्टर्स को भी हम कवर करेंगे। तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद पता लगा, और फिर उनके इंटरनल ईमेल, क्योंकि एविडेंस भी चाहिए हमें, ऐसा तो आप एलिगेशन लगा नहीं सकते, और उसमें फिर लोगों को ढूंढना, लोगों से मिलना कि वो इंटरनल ईमेल कौन दिला सकता है एविडेंस के तौर पे, और बाकी जो 7-8 स्टेट गवर्नमेंट्स का हमने पता किया कि उनका एक करार हो चुका है। तो ANI काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, और जो लोगों से मिल रहा था मैं, जो ANI के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे या इवन करंट एम्प्लॉयज़ थे, फॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी ऐसे सामने से नहीं मिल रहे थे, ओपनली नहीं मिल रहे थे। उनको पता है कि वो ANI में कभी भी उनको जाना पड़ सकता है, क्योंकि मीडिया मार्केट ही ऐसा है कि बहुत कम प्लेयर्स हैं जहाँ पे आप, एक रिवॉल्विंग डोर है। मीडिया फैटर्निटी इतना स्मॉल है कि आप लगभग सभी को जानते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में 5-10 साल से हैं, तो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी नहीं आना चाह रहे थे सामने कि आप किसी रेस्टोरेंट में मिल लें। वो भी ऐसे कि किसी के साथ मैं कैब में जा रहा हूँ, वो कहीं जा रहा है रिपोर्टिंग के लिए, तो उसी कैब में उसने बोला कैब में चलते हैं यार, मैं वहाँ नहीं मिलूंगा। इस प्रकार काफी चैलेंजेस थे, बट एंड प्रोडक्ट अच्छा था। वो हम भी अग्री करते हैं, और वो लंबे समय तक पढ़ा जाएगा, मतलब ANI काफी। हाँ, एक और चैलेंज था कि परवीन धोंती ने ANI का प्रोफाइल किया था 2019 में, जहाँ तक मेरे को याद है 2019 में कैरेवान में प्रोफाइल लिखा था। तो मैं ANI प्रोफाइल करने से पहले परवीन धोंती से मिला था। मैंने कहा सर कैसे करें इसको, हाउ शुड आई गो अबाउट इट। तो आपके आर्टिकल को उससे अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो परवीन धोंती ने भी काफ़ी कॉन्टेक्स्ट दिए, उन्होंने बताया कि ऐसे इसको अप्रोच करो। परवीन धोंती बोल रहे थे कि मेरा भी जो इंटरेक्शन है लोगों से, स्ट्रेंजर्स के साथ, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर नहीं पाता, मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ।
और मैं भी काफी वैसा ही हूँ कि मैं ऐसे खुल नहीं पाता लोगों में, लगता नहीं कि ये जर्नलिस्ट है बंदा। और बताया कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने कहा हाँ तो फिर तो हम दोनों सेम हैं। और जैसे आपने बोला देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स, स्टोरीज बिहाइंड स्टोरीज जो रीडर्स को पढ़ने या दे डोंट इवन कम टू नो अबाउट इट, ओनली वी नो द स्ट्रगल्स वी गो थ्रू फॉर स्टोरीज। सो ऐसे देयर आर चैलेंजिंग थिंग्स, देयर आर फनी थिंग्स, इट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी easy time to be a reporter on ground. We've all personally and as an organization faced many challenges and as a fraternity. So ये भी पूछना था कि how do you all stay motivated? I mean ऐसे कोई टाइम आता है where you're like रिपोर्टर बनना मतलब छोड़ ही दो, like जो सैलरी क्रेडिट होती है वही मोटिवेशन है। बट वो भी मतलब जर्नलिज्म इज नॉट द मोस्ट हाई पेइंग प्रोफेशन, नोबडी कम्स इनटू दिस प्रोफेशन, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में फॉर मनी। I think it depends from story to story. Like there are some stories which you really get into and gives you a lot of kick, like kick in the sense that you find something new every day and then it keeps you moving, that oh wow, this is ये एक अच्छा information मिला, इसको हम share करेंगे। And for you that story has been the voter suppression story, yeah. But no, I wouldn't beat around the bush कि कौन सा स्टोरी करके अच्छा लगता है, कौन सा करके नहीं लगता। Like the stories that you pitch, you think that उस स्टोरीज में पोटेंशियल है कि ये अच्छा कर सकती है। Maybe the editors at the first instance editors would have different take on your ideas, on your pitch, but उसमें आपको लगता है कि this is what, like तुम थोड़ा देखा इसको, when the ideas come from somebody else कि फिर यार I'm not into it। जब हम लोग आइडिया पिच करते हैं तो तैयारी कर ले, कुछ काफी काम कर चुके होते हैं और हमारा इंटरेस्ट होता है, तभी हम उस पे 2 दिन 4 दिन लगाते हैं, उसमें ज्यादा मजा आता है। बट हमारे व्यूअर्स को मतलब आप लोग सजेशंस भेज सकते हैं हमें पर्सनली इन कमेंट्स, मेल भी कर सकते हैं, सबका ट्विटर हैंडल है। मतलब कई बार लगता है कि मतलब छोड़ दिया जाए जर्नलिज्म। ये कई बार अभी जैसे मैं बहराइच संभल में था, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि कई बार जब मैं ग्राउंड पे जा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मतलब पीड़ित अपनी पीड़ा ही बताने से वो सबसे पहले पूछे नाम क्या है तुम्हारा, मतलब वो धर्म खोज रहे थे कि मतलब ये हिंदू है या मुसलमान है, क्या दिखाएगा। और कई लोग तो मतलब लिटरली ऐसे बोल रहे थे मुझसे कि यार मेरे घर में लाश पड़ी है, मेरे घर में मतलब लाठियों से पीटा गया, यहाँ इंजर्ड हैं लोग, और तुम मेरे घर में पत्थर ढूंढ रहे हो, मैं तुमको क्यों बात करूँ तुमसे। तो मतलब कई बार लगता है कि लोग हमें पत्रकार समझ ही नहीं रहे ग्राउंड पे। उनको लगता है कि हिंदू है तो ये उस नज़रिए से दिखाएगा, मुसलमान है तो ये उस नज़रिए से स्टोरी करेगा। तो वो पत्रकार मतलब जो एक्चुअल में जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनको पत्रकार समझ ही नहीं रहे हैं। सेम पुलिस का रवैया है, पुलिस भी वहाँ मान लीजिए उनको कोई पीसी करनी है तो वहाँ के लोकल के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको इन्फॉर्म करेगा कि ठीक है मैं इतने बजे वहाँ पहुँचूँ, हमको पता ही नहीं है क्या होना है। मैं गया 1-2 मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लोकल के पत्रकार थे, उन्हीं के सामने उसने जो बोली, अगले दिन अभी भी मैं 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ इस पूरे मामले को, संभल वाले को। वो डेली कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, नया खोजने के बाद एक डेली कोई ना कोई वहाँ के एसपी और डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एज इट इज अगले दिन अखबारों में छप जाता है। ये जर्नलिज्म है। तो कई बार हमको लगता है कि यार हम ग्राउंड पे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर निकले, लोगों को पता चले देश जाने की असल में हुआ क्या है, लेकिन लोग बताना ही नहीं चाह रहे। तो ये बड़ी एक समस्या है। आपकी जो स्टोरी रही है संभल की, आई थिंक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी रही है। ऑन ग्राउंड आप गए थे और काफ़ी इंसाइटफुल रिपोर्ट रहा है, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा और बताइए, और कैसे मतलब ये आपको लगा कि अभी ही जाना चाहिए, और ये स्टोरी को आपने छोड़ा भी नहीं है, अभी भी आप फॉलो अप कर रहे हैं। बड़ा हंसी भी आता है कि जब मैं ये स्टोरी कर रहा था तो दिल्ली की कुछ मीडिया वहाँ थी पहले से मौजूद, तो क्या लॉबिंग एक होता है पत्रकारों में भी कि टीवी वालों में हाँ, वो पत्रकार उनका ये था कि यार तू मेरी उससे बात करा दे, तू मेरी उससे बात करा दे, तो मतलब ऐसे चल रहा था। तो जिस दिन मैं Day 1 यहाँ से गया था तो मुझे याद है कि अननोन था, किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं, तो लोगों से सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बना रहा था। जो पत्रकार थे वो मेरे को हल्का सा इग्नोर मार रहे थे क्योंकि उनका अलग लॉबी थी। तो क्या हुआ कि रात को तो क्या वहाँ जितने भी होटल हैं वहाँ सब में पुलिस, क्योंकि इतनी फोर्स थी तो वो सब लोग रुके थे, तो वहाँ होटल भी बड़ा मिलना मुश्किल हो रखा था। तो जितने भी वहाँ पत्रकार थे वो मैक्सिमम कोई मुरादाबाद चला गया सोने के लिए, कोई चंदोसी चला गया, कोई अमरोहा सोने के लिए चला गया। मैं उसी दिन सोचा था कि मैं यहीं सोऊंगा, चाहे मुझे गाड़ी में रात गुजारनी पड़े, मैं संभल छोड़ के नहीं जाऊँगा। रात को 11 बजे भी मैं ग्राउंड पे था, 12 बजे भी ग्राउंड पे था, सवेरे 7 बजे भी मैं ग्राउंड पे था, और रात को 2-3 बजे तक मैं ग्राउंड पे था। और मैं मतलब ये छोड़ दिया, मैंने कहा यार इनसे अच्छी स्टोरी निकालनी है, क्योंकि मतलब ऐसे इग्नोर मार रहे थे ना वहाँ के जो दिल्ली का मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ था,
मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैंने कहा यार ये क्या सब इग्नोर चल नहीं, रहा हो सकता है डर भी रहे होंगे क्योंकि वो कुछ न्यूज़ कर रहे लॉन्ड्री होंगे, का। आप न्यूज लॉन्ड्री का माइक लेके। आधे जर्नलिस्ट तो इसलिए बात नहीं करते और अच्छा बात ये करते अच्छा भी लगा, कह बाद देते में हैं। वही सबने मुझे बाद में फोन कर करके यार इनका जरा कॉन्टेक्ट दीजिए ना। मेरी रिपोर्ट देखने के बाद बाकी सबने मुझसे नंबर लिए थे। कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, बट आई थिंक न्यूज लॉन्ड्री हैज टाइम एंड अगेन प्रूव्ड दैट वी आर नहीं ऐसा एक वाकया मेरे साथ हुआ जब मैं एक स्टोरी कर रहा था गाजियाबाद से, ग्राउंड वाटर पे एक स्टोरी कर रहा था मैं। वो स्टोरी छपा नहीं है टू बी पब्लिश्ड। नो इट विल नेवर बी पब्लिश्ड। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, तो वहाँ पे वहीं पे लोकल रिपोर्टर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि उनसे मिलना है ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा अंदर आ जाइए, कोई नहीं। तो वो रिपोर्टर भी वहीं बैठा था, तो उसने आप कौन है? मैंने कहा मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो बोला कि आप यहाँ पे गाजियाबाद में कैसे आ सकते हैं? कैसे? दैट वाज हिज क्वेश्चन कि गाजियाबाद में कैसे, गाजियाबाद को कैसे कवर कर सकते हैं आप दिल्ली में रह के दिल्ली करिए ना, हमारी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं आप? वो सीरियस थे या मजाक कर रहे थे? नहीं, वो ही वाज सीरियस, वो सीरियस थे काफी। वो बोल रहे कि दिखने नहीं चाहिए आप मेरे को, मैं अभी बता दूंगा अभी एसोसिएशन को कि दिल्ली के पत्रकार आ रहे हैं यहाँ पे, ये इलाका मेरा है। टेरिटरी में मार्क करते हैं। काफी टेरिटोरियल थे वो। अनमोल, कैसा रहा तुम्हारे लिए ये साल? इस पूरे साल को अगर देखा जाए तो मेरे लिए ये साल तो एकदम इलेक्शन ईयर था बस। अप्रैल में हम लोग वहाँ थे बिहार, फिर उसके बाद यहाँ आए, फिर दिल्ली कवर किया, वही लोकसभा आई, फिर उसके बाद 1-2 महीना शांत रहे, फिर सितंबर में चले गए वहाँ जम्मू कश्मीर, अब फिर इलेक्शन आ गए। आई थिंक काफी जर्नलिस्ट सीक्रेटली वन नेशन वन इलेक्शन का होप कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये था कि अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये वाला साल इस नज़र से कि मैं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी में ज़्यादा जगहों पर गया, उसमें बहुत अच्छा था, नए एक्सपीरियंस थे। मैं बिहार पहली बार गया था, हालांकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, गोरखपुर से बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, पर मैं गया था पहली बार। तो मैं गया था उधर सीमांचल वाले एरिया में, और ये जम्मू में पहली बार गया, डोडा गया जहाँ डोडा से बहुत कम लोग गए थे, वहाँ टीवी मीडिया भी बहुत कम था, जो यूजुअली होता नहीं है, तो उस लिहाज से बढ़िया था। और क्या मोस्ट आपके लिए इम्पैक्टफुल स्टोरी रही है, या जो स्टोरी आप ये साल मतलब? इस साल की तो मुझे बिहार से हमने एक स्टोरी की थी मुस्लिम वोटर्स को लेकर, तो वो स्टोरी मुझे पर्सनली पसंद है वो स्टोरी, इलेक्शन टाइम पे आई थी। और इस बार डोडा की स्टोरी जो मैंने की थी, वो डोडा की स्टोरी भी मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि डोडा जब मैं गया तो डोडा बहुत चैलेंजिंग था इस मामले में। एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग तो रीडर है ना, जितना रीड करना उतना, ग्राउंड का कुछ एक्सपीरियंस था नहीं उधर का। तो जब मैं जैसा सोच के गया था कि अच्छा ये नैरेटिव है, ऐसे कर लेना, पर वहाँ का जाके पूरा वहाँ का सिनेरियो अलग था, क्योंकि जैसे ही मैं घुसा और वहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा मामला है, और मेरा नेचर में स्माइल कर जाता हूँ, ठीक है, तो हमारी गाड़ी जैसे ही गई सिक्योरिटी पर्सनल था और मैं स्माइल कर गया। मीटिंग में भी करते हैं ये। अब मैं स्माइल कर गया, कुछ हुआ, स्माइल किया। उन लोगों ने उतारा मुझे, पूरी गाड़ी चेक की, मेरा बैग चेक किया, मेरी डायरी का पेज तक चेक किया, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इस तरह से। तो मेरा डोडा में घुसने का ही एक्सपीरियंस ये था। उसके बाद क्योंकि हमारा फॉर्मेट है कि हम लॉन्ग फॉर्म स्टोरी करते हैं, मतलब डे टू डे स्टोरी नहीं करते इलेक्शन में, तो 4-5 दिन का मेरे पास टाइम था और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करके मुझे एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी। वहाँ चैलेंजिंग ये था कि आप किसी गांव में जा रहे हो लोगों से बात करने, तो उस गांव में भी इस बात के बहुत चांसेस हैं कि वहाँ सिक्योरिटी कोई पर्सनल आके आपसे पूछताछ कर सकता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे आए हो, और अगर वो चाहे तो आपकी वो पूरी गाड़ी की भी तलाशी ले सकता है। तो वहाँ पर एक तो जब कैंपेनिंग जो था, कैंपेनिंग पहाड़ों की कैंपेनिंग टफ थी, मुझे ट्रैक करना पड़ा काफ़ी, मतलब नेता तो जा ही रहा है तो अब नेता को फॉलो करना है, तो मुझे भी ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और फिर जितने कैंडिडेट थे सबके साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, तो उस सिक्योरिटी के बीच में 20 लोग जा रहे हैं, उसमें हम भी जा रहे हैं, सब चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, फिर पहाड़ों से ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से करके, और फिर उन लोगों को ये भरोसा दिलाना कि आप उनसे बात कर रहे हो कुछ, ये बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि दिल्ली मीडिया को लेकर एक उन लोगों के दिमाग में है कि ये कुछ भी ले जाएंगे इधर से, हाँ कुछ निगेटिव ही पेंट कर देंगे या फिर वो नहीं कहेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, रियल सेंटिमेंट नहीं देंगे। आई थिंक जो आपने कहा, आई थिंक जो मीडिया का इम्प्रेशन है वो लास्ट 2-3 साल काफी बदल गया है। ऑन ग्राउंड वी ऑल हैव फेस सेवरल टाइम्स वेयर वो ट्रस्ट डेफिशिट बन गया है ना। लाइक आई थिंक सबको थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि आप क्या दिखाएंगे, हम बोलेंगे कुछ, आप दिखाएंगे कुछ और, विच इज ऑल्सो आई मीन वेरी सैड कि ऐसे। और लोगों का भरोसा जो मीडिया से कम हुआ है। लोग पहले यकीन करते थे कि हम अपनी बात कहें मीडिया के सामने जाके, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारे को कोई दुख है, लेकिन वो पहले देखते हैं कि तुम हो कौन, तुमने दिखाया क्या। जैसे किसान आंदोलन में जो टीवी के पत्रकार हैं उनको काफी परेशान किया जाता था, तो बाकी जगहों पे उन लोगों को परेशान किया जाता है जो फैक्ट कवर करते हैं। राइट्स में आप देखिए कि उन पत्रकारों को ज्यादा हमले होते हैं जो फैक्ट सामने लाते हैं। तो ये सब तो है ही, लेकिन वही है कि अनमोल हो चाहे हम तमाम जो बातें करें हम इसलिए कर पाते हैं। और हम जैसे अवधेश ने कहा कि हमें इग्नोर किया गया पर हम फैक्ट लेके आए, हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम किसी कॉरपोरेट या सरकार के लिए काम नहीं करते, हम आपके लिए काम करते हैं। हम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो लिसनर हैं, तो अगर हम आपके प्रति जिम्मेदार हैं तो हम फैक्ट लाएंगे। और फैक्ट होता है, वो किसी का नहीं होगा, जो ग्राउंड पे घट रहा है वो सबके सामने लाना। तो और आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे तो हम ऐसी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ इस साल एक नए सैनिक ने ज्वाइन किया है। आप तुम्हारा पहला साल है, कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला इतने सारे रिपोर्टर से? और क्या जो आपके मतलब आइडिया था जर्नलिज्म रिपोर्टिंग ऐसा होगा और वो एकदम अलग निकला, तो थोड़ा बताइए। हाँ मतलब आई जस्ट फिनिश्ड माई कॉलेज, तो कॉलेज में भी जब हमसे करियर काउंसलिंग के टाइम पे पूछा था कि कौन से फील्ड में जाओगे, तो बहुत कम जने थे जिन्होंने बोला था कि विल गो फॉर द जर्नलिज्म। अ लॉट ऑफ पीपल वर गोइंग फॉर कंटेंट राइटिंग और PR, तो आई वाज वन ऑफ देम। एंड आई डोंट नो व्हाई बट टीचर्स वर आल्सो शॉक्ड कि व्हाई वुड आई गो देयर, बिकॉज दे आल्सो आवर प्रोफेसर्स आर एक्स जर्नलिस्ट्स ओनली। This was in journalism college? Yeah, Okay. during my masters. So they were also like, they also weren't very appreciative of this idea. But then I got this opportunity to work in News Laundry, and even when I went to college back for my convocation, they were all really happy कि I'm working in an organization as independent as News Laundry. सीखने को of course I'm learning each day. एवरी स्टोरी दैट आई डू मैं स्टार्ट ही इस एप्रीशिएशन के साथ करती हूँ कि इट्स नॉट गुड, ताकि व्हेन आई एम डूइंग इट आई ऑलवेज फील कि इट इज़ गेटिंग गुड, इट इज़ गेटिंग बेटर। हाँ मतलब मेरे तो काफ़ी आइडियाज़ रिजेक्ट भी हुए ही है एडिटोरियल मीटिंग्स में, बट सम ऑफ देम ऑल्सो गॉट एक्सेप्टेड। सो मुझे वो छोटी विन ही बहुत लगती है। व्हेन माय आइडिया गेट्स एक्सेप्टेड आई टेंड टू फील कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम अंडरस्टैंडिंग द फील्ड बेटर। And what has been for you the most your favorite story that you have done this year, and also how has your experience been reporting, meeting people on ground? हाँ, it has been nice. I mean, I wouldn't say I have a favorite story as yet, लेकिन the story about Delhi Commission for Women, I like doing that a lot because I enjoy gender as a subject a lot. So that was one. Tell us a little about the story. So it is about the crisis at the Delhi Commission of Women. There is no commission per se. There is no chairperson. There aren't any members there since January, since Swati Maliwal resigned, and the term got over in April this year. So since then there is no commission per se. So people are facing problems because of that. The staff that is working there, they are facing problem because of that. I think fun thoda bahut story mein I had when I covered Dusu elections. I don't look very old, so a lot of journalists that I met there, they thought I was one of the students. So they asked me who I was going to vote for. So that was kind of interesting. Yeah. But that also Raman Kripal. Our editor-in-chief. should have. Yeah, but that helped me also because it opened like gateways to a lot of students ka internal circles because they believed I was a student. So that was fun. हाँ, I think blending in हमेशा। प्रत्युष आप बताइए, ये साल में
आपके लिए, क्या सबसे इम्पैक्टफुल स्टोरी रही है, एंड थोड़ा बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताइए, एंड ऑल्सो हाउ हैव यू कंटिन्यू टू स्टे मोटिवेटेड? आई थिंक दिस इज योर 3rd year एट Not न्यूज़ third लॉन्ड्री. year, 2 years हो गया है, तो हो अभी गया है, 3rd year मतलब। रनिंग. ऐसे शर्माओ मत. I think journalism में बोला जाता है like if you stay in this profession for 8 years or 6 years at least, then you're gonna stay in it अच्छा, this is forever. like that. If you're friends for 7 years, तो दोस्ती forever. मतलब उसके बाद तो then आप addicted हैं. जर्नलिज्म के साथ दोस्ती For forever. 6 जूनियर years. नहीं है या स्टोरी बड़ी होती है. हाँ, that's true. तो In that बताइए way, it's प्रत्युष. really मेरे democratic. लिए मतलब profession. इस साल में सबसे मुझे जो स्टोरी करके अच्छा लगा, उसका इम्पैक्ट भी मुझे लगा कि अच्छा था, मतलब किसी को हेल्प हुआ उससे. सो आई वाज मी एंड आर्यन वाज आवर कॉलीग इन प्रोडक्शन. तो हम दोनों ने एक स्टोरी किया था about a guy called I'm forgetting his name, but basically he's a homeless person in North Delhi. तो वो रात को जब ये दिल्ली में जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ही हैज़ ए एम्बुलेंस, एंड उस एम्बुलेंस को लेके अपने साथ 1-2 लोगों का टीम लेके अपनी एक एरिया है, पकड़ लीजिए 5-6 किलोमीटर की रेडियस का, वहाँ पे पूरा रात भर घूमते हैं. और जो भी फुटपाथ में सोते हैं उनको कंबल देना, बिकॉज मेनी पीपल डजंट हैव दिस कंबल्स. और उस पर हमारा एक शॉट है जो आई थिंक वीडियो में भी है, एक बंदा एक मतलब बुजुर्ग आदमी जो फुटपाथ में था वो काँप रहा था लिटरली एट नाइट एट 2-2:30 AM. तो उन्होंने जाके, विकी नाम था उसका, तो विकी ने जाके उसको जब कंबल लिया था, एंड ही वाज लाइक श्रिंकिंग, एंड यू कैन हियर दैट वॉइस इवन ऑन द कैमरा. तो वो स्टोरी हमको एक्चुअली वो स्टोरी, और मीनवाइल ही ऑल्सो पिक्ड अप मेनी डेड बॉडीज एज वेल, वो लाइक जो फुटपाथ में उस टाइम पे मरे थे. तो उस स्टोरी को हमें मिला भी बहुत अलग तरीके से थे. उसमें 28 बॉडी का. हाँ, 28 बॉडी उसने रिकवर किया. आप गए थे एक दिन हमारे साथ कुछ टाइम के लिए ना, आप भी रहे थे. तो बेसिकली वो स्टोरी हम लोग उसको, एक्चुअली स्टोरी आया था ऐसे कि मैं और आर्यन शायद हम लोग एक प्लान कर रहे थे शेल्टर होम्स के ऊपर एक स्टोरी करने के लिए. तो हम विकी की वहाँ पे ऐसे ही किसी ने किसी का कांटेक्ट दिया, जो यूजुअली हम लोग होते हैं ना, एक को फोन घुमाया, एक ने इसको दिया. तो विकी के पास एक दिन दोपहर पहुंचे उसकी शेल्टर होम पे, तो उसका केयरटेकर भी था. तो विकी से बात कर रहे थे, तो हमारा स्टोरी था आई थिंक केयरटेकर्स का सैलरी नहीं मिल रहा था. तो वो बात जब चल रही थी तब लेकिन बात करके लगा कि स्टोरी ठीक है, मतलब उसमें लेकिन इश्यूज है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना से बातों बातों में. लेकिन उसने मुझे हमें दिखा रहा था मोबाइल खोल के कि देखो भाई कल रात को मुझे ये मिला है परसों. ही वाज नॉट थिंकिंग इट इज अ स्टोरी, और हमारे भी दिमाग में नहीं चल रहा है. तो हमने अच्छा आप हर रोज जाते हैं? तो उसने बोला हाँ हर रोज जाते हैं. तो वहां से वो आइडिया आया, तो हमने रमन सर से शेयर किया. तो रमन सर से कि यस जाओ. तो हम लोग पूरा एक रात के 10 बजे स्टार्ट हुआ था, और सुबह 4 बजे हम लोग एक पूरा उसके साथ फॉलो कर रहे थे उसको पूरा. और वो मतलब पीक विंटर के टाइम, पीक विंटर आई थिंक जैन 10 उनकी गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी. हाँ, बहुत बढ़िया था. एक्सपीरियंस काफी काफी बहुत बढ़िया था. उसके बाद वो स्टोरी आने के बाद इवन आई गॉट सो मेनी कॉल्स लाइक फ्रॉम डिफरेंट पीपल हु आर लाइक somebody is आर्मी जनरल, somebody is in railways, लाइक बहुत जो ब्यूरोक्रेसी में लोग थे, उन लोग ने फोन किया था और सबने उनको हेल्प किया है, लाइक कंबल दिया है. इवन आई थिंक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने हमारी बात उस स्टोरी को कवर किया है एज अ टेक्स्ट पीस उनसे. एंड आई थिंक उस स्टोरी में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी, उसमें रिपोर्टर का वॉइस बहुत कम था. आई थिंक प्रत्युष का सिर्फ एक ही, आई थिंक आपका एक ही मेरा एक P2C था और एक इंटरव्यू था बस. और NP2C था. हाँ, मतलब इट वाज लाइक द स्टोरी वाज ड्रिवन बाय इट्स कैरेक्टर्स, Character, Vicky. व्हिच वाज द हाँ. मोस्ट इंपैक्टफुल और थिंग अबाउट द ये स्टोरी. ये वाला जो होता है ना कि जो जिसकी कहानी है वही कहे. हाँ, अब बस exactly. बीच में Correct. कई बार होता है कि बस नरेट थोड़ा- कर दो एक लाइन. हाँ, बस push एक थोड़ा कर वो दो. उस फॉर्मेट में Join था. करने के मतलब लिए. एक सेंटेंस में मैं शायद बोला हूँ कि विंटर बढ़ गए हैं. हाँ, वहाँ पे हम बस लोग एक ही. एक में एक सुनील कुमार अलेदिया का एक इंटरव्यू है, उनको इंट्रो किया है कि सुनील जी है हमारे साथ. वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना भी कॉन्टेक्स्ट देना ही काम था. important बेसिकली द कैरेक्टर वाज ड्राइविंग द होल स्टोरी. मतलब Yeah. अपनी हाँ, and I think ये बहुत टाइमली स्टोरी भी है, तो हाँ. do read and watch the story actually Please, more yeah. importantly, because और वो लोग हमेशा करते हैं, इस विंटर में भी कर रहे हैं. और सिर्फ विकी नहीं है, और भी लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं. बट हमें एक कैरेक्टर हमने दिखाया था जिसने मतलब ऑब्वियसली एंड प्रत्युष ये साल आपने काफी बिजनेस स्टोरीज भी किए हैं. आप हमारे इन हाउस नहीं हो, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है ऐसा नहीं. यस हमारे नए सीए ऑडिटिंग. But it is ऐसा कुछ something बड़ा that you are story नहीं. exploring. You've The done original several story. stories relating to CAG, Adani. You've been मतलब अभी हम सब तुम्हें ही हेल्प मांगते हैं जब कोई भी डॉक्यूमेंट निकालना हो या कुछ. मैंने कहा आई हैव नेवर थॉट इन माय लाइफ कि आई विल डू बिजनेस जर्नलिज्म ऑनेस्टली. एंड मैं वो तो
मतलब थैंक्स टू न्यूज लॉन्ड्री, Yeah. क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एमसीए भी होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। अदरवाइज आई हैड नो आइडिया, मुझे आइडिया ही नहीं था बिजनेस कंपनी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, मतलब आई हैड नो आइडिया। रमन सर थे या जो भी आप लोग कॉलीग्स भी थे, आयुष थे एक टाइम पे, तो they were used to say कि मैंने बोला कि सर एक बार आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मेंशन अबाउट अ कंपनी, रमन सर ने बोला चेक देयर डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। मुझे लग रहा है ये कैसे देखना होता है तो आयुष को बोला, आयुष ने मुझे एक ही बताया कि एमसीए में जाओ 100 रुपीज में डाउनलोड करो और अदर अटैचमेंट पे हो जाएगा शेयर होल्डर। अभी सबको पता है, सब कर सकते हैं। सब कर सकते, एवरीबॉडी शुड नो इट। डेफिनेटली। तो उससे स्टार्ट हुआ था और वो जर्नी जैसे ही मैं उसको एक्सप्लोर करते गया उसमें मैं खुद ही सीखा, मतलब कैसे बैलेंस शीट पढ़ना होता है, जैसे अकाउंट्स के साथ बैठ के बैलेंस शीट एनालिसिस करा। उसमें लगा कि यार बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक वी ऑलवेज ट्राई ना कि डॉक्यूमेंट मिल जाए, कुछ प्रूफ मिल जाए, तो एमसीए इज अ गुड सोर्स फॉर एवरीबॉडी। एंड ये जो इंटरसेक्शन भी पॉलिटिक्स और बिजनेस के साथ रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, या दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्टोरीज दैट वी डिड, लाइक हम सब नहीं किया है, तो उसमें भी हम लोगों ने एक स्टोरी किया था, मैं, बसंत भाई, हम सभी थे ना, प्रतीक, रिलायंस वाला प्रतीक सर और प्रतीक सर, तो उसमें हम लोग ऐसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का Shell company, सेल कंपनी, Shell company तो उसने कुछ जीरो उनका बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, तो उनका रेवेन्यू जीरो है, एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है। जिस साल ने उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है उसी साल उसको एग्जैक्ट वही अमाउंट आ रहा है, और वो भी एक रिलायंस की कंपनी से आ रहा है, और ये उसको सेल आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, बीजेपी को दे रहा था। तो ये सब एक्सप्लोर होता है एमसीए से, तो इट्स अ वेरी गुड। डेफिनेटली। और जो प्रत्युष ने डॉक्यूमेंट्स की बात कही, विच ऑल ऑफ अस जर्नलिस्ट, हमें बस डॉक्यूमेंट्स की पड़ी रहती है, और वो आजकल लाइक इट्स हार्ड टू गेट इट, इन्फॉर्मेशन थोड़ा एक्सेस करना मुश्किल हो गया है, बट आई थिंक दिस इज अ गुड सेगवे टू गो इनटू आवर डॉक्यूमेंट्स एंड आरटीआई गुरु को-होस्ट बसंत कुमार। एवरी डे ऑफिस में एटलीस्ट 2 चिट्ठियां आती है आरटीआई रिस्पॉन्सेज, लिटरली आई थिंक 4 महीने में कोई 1-2 दिन भी नहीं होगा जब भी आरटीआई चिट्ठी नहीं आई है। दैट्स हाउ एक्टिव ही इज इन फाइलिंग आरटीआईज, एंड वो मतलब आप देख भी सकते हो हमारे साइट पे कितनी इनकी स्टोरीज डेटा ड्रिवन स्टोरीज होती है। तो बसंत थोड़ा आप बताइए कि कैसे आपका ये आरटीआई के साथ लव अफेयर शुरू हुआ? डेटा अपन लोगों को बहुत ज़रूरी होता है ना किसी भी स्टोरी करने के लिए, तो सबसे आसान मीडियम मुझे लगता है, अब तो चैट जीपीटी आ गया, पहले मैं अपने किसी सीनियर से अंग्रेजी दिखा लेता था कि थोड़ा इंग्लिश ठीक कर दीजिए, तो सबसे आसान होता है, काम नहीं कर रहे हैं 2-4 आरटीआई फाइल कर दीजिए, और वहाँ से जो डेटा आएगा उसमें कुछ नहीं सोचना है। जैसे मैं अभी जो लेटेस्ट स्टोरी मैंने किया एयर पोल्यूशन को लेकर, मैंने एक आरटीआई फाइल किया कि कितने पटाखे जलाने पे FIR हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई, सीधे दिल्ली पुलिस डेटा दे रही है, तो उसमें मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, डेटा आया लिखो कोर्ट ले लो, तो है। और वो कहते हैं ना, शुरू मजबूरी में किए थे, क्योंकि जैसे तुम बता रही थी ना, मीटिंग में डांट पड़ती है, स्टोरी आइडिया ड्रॉप होता है, तो वहाँ से जो आइडिया आता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट डेटा है। तो शुरू मजबूरी में किए थे, स्टोरी आइडिया नहीं था, फिर बाद में मजा आने लगा। बट आइडियाज होना भी बहुत लेकिन बसंत भाई, मैं आरटीआई में मेरा एक बहुत बड़ा फेलियर है, तो आपसे सीखना था, तो आप सबको सिखा दीजिए कि हर इंफॉर्मेशन आती नहीं है, जैसे आपको मिल जाता है डेटा, हमें इतना आज तक मुझे आरटीआई से एक भी स्टोरी नहीं मिला। उस तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं ना, तो ये पॉडकास्ट अभी बताएंगे ना, मेन होता है एक्सपर्ट नहीं, वहाँ पे क्यों घुस रहे हैं? मेरा मेन ये है कि सवाल का जो देखो, मैं खुद इतना बढ़िया नहीं हूँ, कई लोग हैं जो आरटीआई में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ कि सर ये मुझे चाहिए, बताइए क्या सवाल पूछ लूँ, उनको सवाल भी भेज देता हूँ। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया में, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो स्टोरी भी नहीं लेंगे, वो तुमको बता देंगे ऐसे ऐसे कर लो, तो वो मज़ा आता है। तो वही है कि सवाल का कुछ स्ट्रक्चर होता है क्या, वो पूछ रहा हूँ आपसे। वो आजकल क्या करते हैं, आजकल आरटीआई में क्या है, उनका सबसे ज्यादा मकसद होता है कैसे ड्रॉप करें तुम्हारा आरटीआई, वो आरटीआई एक्ट 8(1) है ना, वो लगा के, मेरा हमेशा वही तो वो होता है, तो उसमें ये होता है सवाल फिर बहुत ऐसे पूछते होंगे, सवाल जैसे व्हेन, व्हाई, ये लगा दो तो नहीं देंगे, सवाल को थोड़ा घुमाना पड़ता है। 5 सवाल लिखो, जो तुम्हारा मेन सवाल है उसको बीच में डाल दो। मान लो तुमको कोई जवाब चाहिए कि राम ने आम खाया, तो ऊपर लिखो कि उस वक्त किसने आम खाया था, आम कहाँ से आया था, अच्छा राम ने कौन सा आम खाया था, फिर नीचे आ जाएगा कि अच्छा वहाँ पे श्याम था, उसने कौन सा आम खाया था, वो बीच में एक दे देंगे। अभी मैंने एक आरटीआई फाइल किया, वो मुझे कह रहे हैं आप देहरादून आ जाइए,
और वो डेटा सिंपल सा दे सकते हैं, पर वो जानते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी वो देहरादून आएगा नहीं, तो देहरादून बुला रहे हैं। ऐसे यूपी में होता है। लेकिन बसंत जी प्रॉब्लम ये है, अब ये आपका फंडा आरटीआई वाले भी सुन लेंगे इस पॉडकास्ट से कि ये चालाकी करते हो आप। दिस पॉडकास्ट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिक इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि सब फाइल करें, आरटीआई फाइल करे, डेटा निकाले, 10 रुपया लगता और है। हेल्प चाहिए तो बसंत@newslaundry.com को ईमेल कर दीजिए। और बसंत, आरटीआई के अलावा भी आपने बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरीज की है इस साल, और हर साल आप हमारे प्रतीक सर के बाद सीनियर मोस्ट वेटरन जर्नलिस्ट और न्यूज लॉन्ड्री के। इस साल आपने रामनाथ गोयनका भी रिसीव किया है, जो कम बात नहीं है। तो आपने स्टोरीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे किए हैं, इलेक्शंस भी किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के ट्रैवल से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज की है। तो आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट स्टोरी कौन सी रही है? मुझे सबसे ज़्यादा जिस स्टोरी में मज़ा आया, और मैं जब से वो योजना आई है तब से उसके पीछे पड़ा हूँ, वही स्टोरी ये थी कि जब से ये प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आमदनी डबल करेंगे, तब से मैं उस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ। जो कमेटी बनी उसके जो हेड है उनका इंटरव्यू किया, और अलग अलग तरीके से मैं लगातार उस स्टोरी कर रहा था। आरटीआई फाइल कर रहे थे, अलग अलग सोर्सेज से डेटा निकाल रहे थे कि हमें बता दो कि किसानों की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई। और पार्लियामेंट में सवाल जब इसके बारे में पूछा जाता था तो सरकार क्या करती है कि योजनाएं गिना देती है कि हमने ये किसानों के लिए, हमने ये किया, ये किया, ये किया, पर आमदनी डबल हुई कि नहीं ये नहीं बताती। सरकार के पास आई थिंक 2018 में इन्होंने एक बेस लिया था 2017-18 के कि इतनी इनकम है किसानों की, पर उसके बाद इनकम का कोई सर्वे नहीं हुआ। तो हम इस पर लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से पार्लियामेंट का मैं सवाल पढ़ रहा था तो मुझे एक जवाब में मिला, वो बीच में कहीं दबा हुआ था, कि ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, उन्होंने एक 75,000 किसानों की लिस्ट जारी की है और उसमें उन किसानों की आमदनी डबल हो गई है। तो ये मेरे लिए थोड़ा ये था। फट मैंने गूगल किया, पता किया किताब कहाँ है, तो किताब छपी नहीं थी, ऑनलाइन बुकलेट था, मैंने डाउनलोड कर लिया। तो गुड़गांव और नोएडा आसपास का है, तो मैं गुड़गांव वाले में गया, और इत्तेफाक ये था कि गुड़गांव में एक स्टोरी मैं पहले कर चुका था गुड़गांव से ही, क्योंकि केवीके जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप दो गांव गोद लें, उनकी इनकम डबल करें, और वो एक पैमाना तय होगा और वो बाकी जगह इम्प्लीमेंट होगा। पायलट प्रोजेक्ट था। तो मैं ऑलरेडी उस पर कर चुका था, और मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं देखता हूँ कि उस गाँव में क्या है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि उसमें उसी बंदे का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसके भाई का नाम है, जिससे मैं 6-8 महीने पहले मिल चुका हूँ। मैंने फट उनको फ़ोन लगाया कि सर ये कौन कौन है। उनके गांव के 10-12 लोगों का नाम था। उन्होंने कहा अरे ये तो मैं आपको मिलवाया था, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरे चाचा, ये तो मेरे ताऊ है, मेरी पत्नी है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। हमने नोएडा गुड़गांव को चुना, पहुँच गए। यकीन मानिएगा, अपना वीडियो है भी। गुड़गांव में एक मोटर मैकेनिक और AC मैकेनिक जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनकी इनकम उसमें डबल हो गई है। एक नोएडा में हुआ कि बाप का भी, पिताजी का भी नाम है, बेटे का भी नाम है। उनके पास कुल ज़मीन 2 बीघा है, बेटे के पास 6 बीघा दिखाया गया, बाप के पास 4 बीघा। बेटा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है, 17-18 साल उसकी एज है। तो इस स्टोरी करते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये मेरे किसान की स्टोरी मेरे कई सालों से दिल के करीब है। तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया रहा। और एक तरीके से हेडलाइन जो मोदी सरकार का सबसे बढ़िया है ना, पिछले दिनों एक ट्विटर पे चल रहा था, ये काम 2022 में हो जाएगा, ये काम 2022 में हो जाएगा, ये काम 2022 में हो जाएगा। तो उसका एक फैक्ट चेक आ गया कि भाई आप किसानों की आमदनी डबल नहीं कर रहे हैं, आप गलत डेटा दे रहे हैं। आप एक तो डेटा नहीं देते हैं तो आप फेक डेटा देते हैं। तो ये मुझे मेरे दिल के सबसे करीब स्टोरी रही। डेफिनेटली। और वो जो हाई मिलता है जब ये सब जिक्सॉ पजल साथ कंप्लीट होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यही जिक्सॉ पजल से बात करने से सुमेधा की जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही है, अब ट्विटर पे भी आई थिंक सुमेधा की स्टोरी ट्रेंड कर रही थी। सुमेधा के लिए मैं पॉडकास्ट से पहले वो एक चीज़ तैयार किया था। तो जैसे साल भर इस बार स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ हुआ। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, बहुत कुछ हुआ। ओलंपिक में हम लोगों ने अच्छा किया, पैरा ओलंपिक में तो बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में आखिरी महीने में जो गुकेश ने किया, जो चेस चैंपियन बना, वैसे ही सुमेधा हम रिपोर्टर्स में आई और आखिरी महीने जो तो वैसे ही सुमेधा हमारे लिए रही। तो बताओ कैसे तुमने स्टोरी की, आजकल काफ़ी चर्चा में हो। So इलेक्शन कमीशन वाले ढूंढ रहे हैं। आई होप ये पॉडकास्ट लाइव ना जाए, नहीं तो यहाँ पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। वी हैव लाइक प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। हम लोगों ने उन्हें काफ़ी समय दिया था। आई थिंक कुछ 10 दिन दिए थे, बिकॉज आई वॉज लाइक रियली स्केर्ड
ऑफ पुटिंग आउट दिस स्टोरी. मैं नहीं चाहती थी कि हम स्टोरी डाल दे और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजे या बोल दे अपने ट्विटर पे जाके कि ये डेटा गलत है, बिकॉज वो आपके फिर कॉज को भी हार्म करता है. मतलब आप पहले ही एक ऐसा सब्जेक्ट टच कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है अभी, वोटर सप्रेशन या मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट. तो ये बट वही है, मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस स्टोरी. आई मीन हम लोग जब लोकसभा खत्म हुआ था उसी के बाद से 2 महीने तो सिर्फ ये समझने में लगे कि स्टोरी को किया कैसे जाएगा, क्योंकि हम सभी आई थिंक जब भी इलेक्शंस कवर कर रहे हैं पोलिंग डे पे, हम सब ने देखा होगा कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो कि एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम पता है कि इधर वोट नहीं पड़ेगा. जैसे आप मुस्लिम एरिया में गए, उधर पता है आप वो बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, तो आप देखेंगे कि उधर बहुत कंप्लेंट्स आ रहे थे ऐसे लोगों के कि वो बोल रहे हैं कि उनका वोट कट गया. ये मुझे कर्नाटका में रायचूर में बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिला था. मतलब मुझे वहाँ पे किसी ने बोला कि आप ये मैम आप पोलिंग स्टेशन के बाहर आप खड़े रहिए, आप देखिएगा हर तीसरा आदमी जो आएगा उसका वोट कटा होगा. एंड आई वॉज शॉक कि ये कैसे हो सकता है. तो ये पिछले साल से मेरे मन में तो था, बट देन इट वॉज लाइक हाउ डू वी डू दिस स्टोरी, कि आप इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि इस एरिया में वोट ज़्यादा कट रहे हैं या उस एरिया में नहीं कट रहे हैं. मतलब एक तो आप एनेक्डोट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, आप हिंदू एरिया में जाएंगे उधर लोग नहीं कंप्लेंट कर रहे, और मुस्लिम एरिया में जाएंगे आप वो कंप्लेंट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही सेड शी सेड टाइप का स्टोरी हो गया. आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोहल्लों को कंपेयर कर सकते हैं. बट देन वाइल आई वॉज लाइक रिसर्चिंग, तो हमारी इंटर्न्स की टीम ने भी पूरे इंडिया का उन्होंने देखा कि इस बार रिपोर्ट्स का एक डेटा प्रिपेयर किया एक्सेल शीट में कि किधर किधर इस तरीके के कंप्लेंट ज़्यादा आ रहे थे. तो पता चला कहीं कर्नाटका से आ रहे थे, कभी मध्य प्रदेश से आ रहे थे, राजस्थान से आ रहे थे. बट देन अगेन वी वर नॉट एबल टू गेट द फॉर्मूला हाउ टू डू दिस स्टोरी. एंड फिर ऐसे ही मैंने एक दिन एक कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं चांदनी चौक में, उनको फ़ोन लगाया कि सर ये आपके यहाँ क्या वोट कटे हैं. वो बोलते हैं अरे मेरे यहाँ तो 186 वोट्स कटे हैं. मैंने बोला आपको कैसे पता वो 186 वोट कटे हैं. उन्होंने नंबर बता दिया. हाँ, तो वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, तो वोटर लिस्ट जो आता है उसके एकदम एंड में एक टेबल होता है, उसके अंदर ये डेटा होता है. मैं बोला अच्छा तो ये हर बूथ का होगा. तो बोलते बिल्कुल. तो उन्होंने कहा आ जाओ आप मिलने. तो मैं ऐसे ही वो बोलते, तो मैं उनके यहाँ गई हूँ. तो उन्होंने बताया कि, तो मैंने बोला तो ये वोटर लिस्ट लेने के लिए क्या मुझे हर बूथ पे जाना पड़ेगा या हर पार्टी के असेंबली के पास जाना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर डालता है. तो मैंने बोला अरे इस चीज़ को तो हम 3 महीने से ढूंढ रहे थे कैसे करेंगे. तो वो और फिर देखा, मैंने कहा कि सिर्फ क्या वर्कर्स एक्सेस कर सकते हैं. उन्होंने बोला नहीं, मतलब हमने देखा वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें कैप्चा कोड होता है, आपको हर बूथ का एक डेटा डाउनलोड करने के लिए कैप्चा कोड डालना पड़ेगा. और लेकिन अब वो कोड डालना फिर उसका डाउनलोड होना, वो प्रोसेस पूरा 5 मिनट लेता है कुछ एक वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का. तो अगर आपको पूरे लोकसभा का डेटा डाउनलोड करने में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि तो 2000 बूथ्स होते हैं. सो देन हम लोगों ने कुछ 3 इंटर्न्स रखे, फिर मैंने, तो हम सब ने एक असेंबली बांट के हम सिर्फ डेटा डाउनलोड करते थे 1 महीना. एंड देन फिर वो डेटा को हम मैनुअली एंटर करते थे एक्सेल में, फिर हम उसको क्रॉस चेक करते थे. तो मतलब सिर्फ डेटा तैयार करने में, मेथडोलॉजी में वो 1 महीना लग गया. एंड देन फिर वो डेटा से क्या हुआ, एक हमें कॉन्फिडेंस आया कि इट गेव अस अ क्लियर पैटर्न कि जो 186 वोट्स कटे हैं वो उधर कटे हैं जहाँ पे वो एक कांग्रेस एमएलए का, कांग्रेस एमपी का, जो कांग्रेस कैंडिडेट को जिसको टिकट दिया है उसका मोहल्ला है, उसी का घर है, वहाँ पे उसका खुद का वोट है, और किसी एरिया में नहीं कटे. फिर दूसरा एरिया जिधर कुछ 200 से ऊपर वोट कटे हैं तो उससे पूरा मुस्लिम मोहल्ला है. सो दैट डेटा, वो वोटर लिस्ट ने हमें स्टोरी रख दिया सामने. तो देन बस फिर क्या था, फिर तो इट्स लाइक व्हेन यू हैव द डेटा, आपको जाके बस वो एरिया में जाके चेक करना है कि ये क्या घर घर कितने वोट कटे हैं. बट ऐसे 4 महीने स्टोरी पे मतलब इफ यू काउंट द आइडियाज आई थिंक ऑलमोस्ट 6 months. 6 months, So it's including not the ideation. easy. I mean, and it's not easy to also stay motivated, to be honest. So what has been the factor that has, I mean, I'm sure there would have been days where you were like कि भाई रहने ही दो. मैं I thought कि ऐसे डेज होंगे, but this story was like रोज कुछ ना कुछ नया मिलता था इसमें. मतलब चांदनी चौक में रोज कुछ मिल रहा है कि मतलब एक मोहल्ला है मुस्लिम जिधर मैं हर घर में जा रही हूँ, वो अभी हमारी वो स्टोरी आई नहीं है, मतलब हर सेकंड घर में वोट कटा हुआ है.
सो आई मतलब एवरी डे आई वुड बी सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है, और ये तो मतलब बिल्कुल दिल्ली में हो गया और हमें पता भी नहीं चला। वो बोल रहे पोलिंग डे वाले दिन बहुत हंगामा हुआ था, तो एंड आई वाज सरप्राइज। फिर मैं मेरठ गई तो उधर तो अलग ही स्टोरी मिला कि जो वोटर्स कटे थे वो भी फेक थे और जो भी हैं वो भी फेक है। मतलब वो पूरा उन्होंने लिखा है कि आरएचए कॉलोनी में 200 वोटर्स है, और वो आरएचए कॉलोनी ही नहीं है, वो अनमोल भी एक दिन मेरे साथ गए थे और मुझे काफी थ्रेट्स आ रहे थे, तो अनमोल भी उस दिन मेरे साथ गए। अनमोल हम अभी बताइए अनमोल, आप वो एक बीएलओ से मिले, उन्होंने बताया कि कैसे फेक वोट बनाए उन्होंने खुद। बीएलओ वाज लाइक कि हमने कुछ नहीं किया, देखिए ये हमसे करवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अनमोल भी बहुत शॉक थे उस दिन की क्या मतलब ये क्या स्टोरी है, ये क्या मतलब हो रहा है। और ये जो सीरीज रही है काफी इम्पैक्ट रहा है इसका, एंड ये सीरीज को करना मतलब you've obviously put in so much effort, but it's also requires a lot of fact checking, editing, multiple rounds of fact checking and editing, designing, data. It would not have been possible without Aban. मतलब actually जो स्टोरी है इसमें पूरा एक हम लोग बस ये देख रहे थे कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर क्या है, वोट काटने का, वोट जोड़ने का, और वो प्रोसीजर बहुत वेग है। वो एक पूरा 600 पेजेस का इलेक्टोरल रोल का मैनुअल है, और वो पहले पैराग्राफ में बोलते हैं कि 2% से ज्यादा वोट नहीं कटने चाहिए, दूसरे में बोल सकते हैं कट सकते हैं 2% से ज्यादा वोट, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर तीसरे पैराग्राफ में बोलते हैं सुओ मोटो डिलीशन नहीं होना चाहिए, फिर चौथे में बोलते हैं इलेक्शन ईयर में हो सकता है। सो यू नो लाइक अबान तो हैड जस्ट गॉन मैड एंड ही मतलब अबान लाइक रेड थ्रू द मैनुअल अगेन एंड अगेन, ही वुड कॉल मी, ही वुड क्वेश्चन मी। आई थिंक कुछ 10 ड्राफ्ट्स एडिट हुए थे स्टोरी के, फैक्ट चेक हुए थे, एंड देन yeah it was like tough. और इतना सारा समय, इतना सारा एडिटिंग इसलिए हो पाता है 6 महीने, मतलब 4 महीने तो आप कंटिन्यू इस पे काम किए। हाँ मतलब 2 महीने तो कंटिन्यूअसली आई डिडंट डू एनी स्टोरी, और 3 महीने तो सिर्फ ये देखने में दैट हाउ डू वी you know approach the story, how do we crack the story, because this is a completely new subject. इस पे अभी तक कोई स्टोरी हुआ नहीं है। और I mean we don't have as many resources as a mainstream organization. अगर कोई न्यूज़पेपर या चैनल ये करना चाहे तो it would be I think mainstream media पूरा इंडिया कवर कर सकती है। मतलब कि हम जैसे फरुखाबाद गए, मेरठ गए, एंड हमें वहाँ जाना पड़ा, हमें वहाँ का जोग्राफी समझना पड़ा, उधर का कास्ट इक्वेशंस को समझना पड़ा, बट वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं उनको ऑलरेडी ये एक्सेस होता है, उनको मोहल्ला पता होता है, गली पता होता है, so it would be very, very easier for mainstream to do this kind of a story. So, I mean, the fact that News Laundry has prioritized a story like this, given you can see how small our reporting team is, and you can also see the kind of stories we've done, the kind of diversity in the stories. I think it's really incredible for a newsroom as small as News Laundry, an independent newsroom, to be able to pull off such a feat. मतलब थोड़ा self-praising में जा रहा है, but really proud of all of us, and we really need your support to continue to do these stories. It takes a village to do even one story, you know. I mean, you see the reporting, you only see our bylines, but the behind the scenes is a whole other ball game, and we really need your support to continue to do these stories, because issues are everywhere. We just need journalists to prioritize them and pick them up, and 2025 maybe I'm sure काफी बवाल होने वाला है और हम ग्राउंड पे रहेंगे, बट सब्सक्राइब प्लीज करिए। तो आपके लिए ये साल कैसा रहा? आपके होम स्टेट में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, आप वहाँ भी थी, आपके लिए कैसा रहा ये साल, और कौन सी स्टोरी रही जिसको लगा कि आप लगातार मीडिया पे रिपोर्ट कर रही थी, तो सबसे फेवरेट स्टोरी के साथ साथ थोड़ा मीडिया में क्या चल रहा है वो भी बता दीजिएगा। आई थिंक मीडिया पे मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल मोस्ट ऑफ माई स्टोरीज मीडिया रिलेटेड होती है, जो काफ़ी, और आप जब देख रहे हैं मीडिया का जैसे माहौल बन गया है, इट कैन गेट थोड़ा मतलब डीमोटिवेटिंग के मतलब ये क्या स्पेस है, बट instead of that, it has actually motivated me more, because when you see the kind of potential also in the media, it really, you know that you can't, matlab, this is something that can really do a lot when you see the kind of stories everyone has doing. And I think Maharashtra मेरे लिए सबसे ज़्यादा interesting हुआ है कवर करने, मेरा होम स्टेट है, और जैसे अनमोल ने बोला इलेक्शन ही खत्म हो रहा है, इलेक्शन ही स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक महाराष्ट्र का भी लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस का टाइम फ्रेम आई थिंक 3 महीना ही था, मोर देन 3 months, बट हमारे काम करने के लिए 3 months ही था। और एक तो इलेक्शन एकदम बदल गया, इलेक्शन ने भी यू टर्न ले लिया, एंड
Matlab, being on ground has been the most interesting thing in Maharashtra. I think for me, the story that I'd like to mention is Lok Sabha ke time I had done on the impact of hate speeches on voters in Maharashtra. Maharashtra mein jab this has never happened, but Maharashtra has now become the state where the most number of hate speeches took place, at least in 2023. Matlab, there was a big difference between the first and the second number of the states also. And being local residents, we have also seen the change, but we only do the stories ke ये hate speech रहा, लोगों ने ये कहा, but we wanted to see the impact of this, especially during elections. So for this one story, I went to 3 constituencies across Maharashtra and did a 360-degree story on the hate speech, spoke to the people who make the hate speech, the people who the hate speech is about, the voters, and to really understand how it affects their voting tendencies. तो एक ये भी interesting चीज़ रहा कि लोकसभा के time I spoke to many Muslims, of course, because most of the hate speeches have been directed towards them. And so many of them said that they will vote for Uddhav Thackeray's Shiv Sena, the MVA government, but because they don't have an option. I mean, they were like, we can't believe we are voting for Shiv Sena because in the past there have been many, Shiv Sena radical right की तरफ रही है. अभी उन्होंने भी जो U-turn लिया है, that has been very recent. तो उनके लिए ये भी था कि मतलब वो trust deficit के पता नहीं वो कितने टाइम रहेंगी हमारे साथ ये MVA के साथ, but हमें करना तो पड़ेगा. तो it's मतलब when you revisit a story after also so many months, ये भी होता है कि वो भी कभी कभी बोलते हैं अभी हो गया है. We've also repressed those memories, repressed the incident. अभी क्यों हम फिर से इस चीज़ के बारे में बात करें. बट जर्नलिज्म का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम डॉक्यूमेंट करें चीज़ें और कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हेट स्पीच यहाँ एक हो रही है वो तो हम करते रहेंगे, बट लार्जर पिक्चर देखना, डेटा देखना और उसका इम्पैक्ट जो रहता है लोगों के साथ, लाइक दे हैव टू लिव विद इट. दे सो मेनी पीपल लाइक इट चेंजेस देयर लाइव्स completely, so that has been News Laundry also really prioritizes such stories on hate speech, on going to the ground and really speaking to people. इलेक्शंस के टाइम हम जाते हैं, एक तो लोग बोलते हैं कि आप हमें क्यों पूछ रहे हो ये स्कीम, जैसे लाडकी बहन योजना, हमें क्यों पूछ रहे हो, जो मतलब सरकार को पूछिए वही तो दे रहे हैं. बट सरकार को तो सब कवर करते हैं, मतलब नेता जो बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड में है, बट लोगों को क्या राय है, मतलब हाउ डज इट इम्पैक्ट देयर लाइव्स. आई थिंक दैट इज लुकिंग एट पॉलिसीज फ्रॉम लाइक ह्यूमन पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ऑल ऑफ आवर स्टोरीज हैव दीज पार्ट्स. एंड हाँ, आई थिंक काफ़ी ये usually you get to see people's stories, but this time you see behind the stories. तनिष्का जी ने काफ़ी सही कहा कि हम लोग अलग अलग विषय पे रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक साथी नहीं है प्रतीक गोयल अभी यहाँ इस पॉडकास्ट में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की, उससे पहले प्रतीक गोयल ने काफ़ी लॉन्ग फॉर्म विस्तृत रिपोर्ट की थी, जहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड और जो दान का पैसा होता है उसके बदले क्या सरकार देती है, उनको पार्टियों को क्या मिलता है और पार्टी क्या देती है. और आज ही की रिपोर्ट आई है कि आज ही के अखबारों में कि बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है, कांग्रेस को काफ़ी कम मिला है. तो ये सब प्रतीक गोयल ने साल की शुरुआत में किया था. लेकिन अभी हम तमाम लोग एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं. मैं मंडे को गया था, तनिष्का कल गई, आज शिव, जब बुधवार को हमें पॉडकास्ट बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं. हवा को लेकर, हवा साफ हो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर साल लाखों लोग इस कारण मर जाते हैं. पर हमारी सरकार कितनी ज़्यादा इसके लिए जागृत है, क्या कर रही है, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं. और ये हम साल भर करेंगे क्योंकि दिल्ली में जैसे तनिष्का ने कहा कि सितंबर अक्टूबर के बाद रहना मुश्किल हो जाता है. हम यहीं हैं, हमारी आयु कम ही हो रही है. रिसर्च भी बता रहा है कि दिल्ली की हवा से आपकी एज कितनी कम हो जाती है. तो हम इसको लेकर स्टोरी कर रहे हैं. आप इस हमारे मिशन से जुड़ भी सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे QR कोड है, आप उसको स्कैन करके हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं. आप न्यूज़ लॉन्ड्री को अलग तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई हो, जैसे कि हमने बताया भी है कि RTI फाइल करें, हमें डॉक्यूमेंट भेजें, या जिस तरीके से आप हमें सहयोग करें. क्योंकि हम तमाम लोग जो भी रिपोर्ट करते हैं, अगर अवधेश संभल जा रहे हैं, अनमोल कश्मीर जा रहे हैं, प्रत्यूष दिल्ली के अलग अलग गलियों में घूम के एक व्यक्ति की कहानी कह रहे हैं, शिव राजस्थान से स्टोरी कह रहे हैं, तनिष्का महाराष्ट्र जा रही है, मैं गुजरात जा रहा हूँ, हम ये सब आपके पैसे से करते हैं. हम किसी सरकार या कॉरपोरेट साइड नहीं लेते. तो हमारे इस मुहिम में आप सहयोग दें ताकि हम और अग्रेसिव होकर जिम्मेदारों से सवाल पूछ सकें, क्योंकि आज के दौर में मीडिया सवाल पूछना भूल गया है.
उनको लिख के दिया जाता है कि ये सवाल करो, वही सवाल होते हैं। इंटरव्यू प्लांटेड हो रहा है, लेकिन हमारा नहीं होगा, हम सवाल पूछेंगे। तो अब पॉडकास्ट आखिरी दौर में है, जिसके दिल में जो है कहो। और नए साल में हम क्या करने वाले हैं, क्या, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं ना। मैं छोटा था तो मेरी मम्मी कहती थी जो तुम 1 तारीख को करोगे वो साल भर करोगे। तो इस बार 1 जनवरी को कौन कौन क्या रिपोर्ट की तैयारी कर रहा है? मेरे को तो सोने का ही प्लान है। तो पूरे साल आप क्या करोगे? अगर छुट्टी मिल जाए तो अगर छुट्टी मिल जाए तो नए साल में मतलब कोई रेजोल्यूशन? हाँ, रेजोल्यूशन स्टोरी को लेके, स्टोरीज या ना स्टोरीज, अगर कुछ। हाँ, मेरा रेजोल्यूशन है नए साल का कि मैं डेडलाइन पे स्टोरी कंप्लीट करूंगा। आई होप हमारे एडिटर्स ये दिखे अनमोल अपना अलग दिमाग लगा रहा और है। हर मंडे को ये पॉडकास्ट दिखाए अनमोल। एक क्लिप ये काट के एक लगा देना। नहीं ये WhatsApp में प्रत्युष की बात थी, बोली मैंने। मुझे कीजिए। दृष्टि आपका? मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है, थोड़ा और एक्सट्रोवर्ट होना है मुझे, बिकॉज जर्नलिज्म रिक्वायर्स दैट अ लॉट। अच्छा करने की उम्मीद है, कुछ बेहतर करेंगे। बहुत कुछ सीखा इस साल से, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे। और जैसा भी हम बात कर रहे थे कि AQI की दिन पर दिन जो हवा वो ख़राब होता चला जा रहा है, और जैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं वैसे ही हमें चाहिए कि हवा का जो हक है, जो बढ़िया जो पोल्यूशन फ्री जो हवा है वो हमको मिलनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हमें सपोर्ट करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। I'll just try to become a better reporter and improve my understanding about the society. मेरा रिजोल्यूशन ये थोड़ा अपनी इस काम को, अपने आप को थोड़ा और डिसिप्लिन बनाना है, सिस्टमेटिक होना है। जैसे मैं जानता हूँ बसंत कुमार सुबह 6 बजे उठ के 3 न्यूज़पेपर पढ़ के उसके बाद दफ्तर आता है, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो मैं ये अच्छा चीज़ समझता हूँ कि ऐसा कुछ चीज़ें करना है जो हमारी सीनियर्स है, बसंत भाई हो, प्रतीक सर हो, बताते रहते हैं कि यार टाइम से सोना पड़ता है, टाइम से सोना पड़ता है। जैसे ये सब थोड़ा गलत हैबिट्स है कि रात तक जागे रहना, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। हाँ, ये थोड़ा वो सब थोड़ा लाइफ को सिस्टमेटिक बनाने का एक है रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन है नहीं, सोचा भी नहीं इसके बारे में, बट अभी मैं सोच रहा हूँ, दिमाग में एक चीज़ आ रहा है मेरे कि जब स्कूल में थे तब मम्मी जल्दी उठाती थी सुबह 6 बजे, नहा धो के, फिर सुबह सुबह पढ़ते भी थे, कोई किताब पढ़ना या कुछ भी स्कूल का बुक्स हो। तो पिछले 2-3 साल से, जब से रिपोर्टर बना हूँ मैं 2 साल से, तो मेरी रीडिंग काफ़ी कम हो चुकी है। क्योंकि जब डेस्क पे था तो काफ़ी टाइम मिलता था मेरे को किताबें पढ़ने का, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रीडिंग हैबिट है वो वापस मैं जितना ज़्यादा हो सके बुक्स पढूं और टाइम निकालूं बुक्स रीडिंग के लिए। इसके लिए सबसे खतरनाक है इंस्टाग्राम। मतलब मेरे पढ़ाई को जब से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो इंस्टाग्राम से हुआ है। वो क्रिसमस वाला कौन सा सॉन्ग आ रहा है अभी? पंजाबी वाला ये सुजी बल्ले भाई इतना चल रहा है अभी, तो इंस्टाग्राम उसी से भरा हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया का एक एडिक्शन हो चुका है। थोड़ा गा के बताइए। अनमोल अच्छा गाता है। ब्रेन रॉट चल रहा है। यसूदी बल्ले तनिष्का जी, आपका क्या इस बार रहेगा रेजोल्यूशन? आई थिंक जैसे प्रत्युष ने बोला, मेरा भी थोड़ा रिलेटेड है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो मेरा है थोड़ा कम कर दो। खुद को ही प्रॉब्लम्स होती है, एंड ऑल्सो स्टोरीज के मामले में ट्राई टू लुक एट मोर स्टोरीज फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस एट ऑल टाइम्स, थोड़ा मोर जेंडर स्टोरीज इंटरसेक्टिंग विद पॉलिसीज करने के लिए। तो यही रहता है, एंड आई होप सबका रेजोल्यूशन है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। नॉट सो सटल प्लग एट ऑल, बट सीरियसली यू हर्ड द काइंड ऑफ stories we've all done and we want to do, and we hope to continue to get your support in the new year. Thank you guys, and with that this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.